नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। गुरुवार की दोपहर करीब 2:30 बजे गोंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह दुर्घटना घटी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 34 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज की ट्रेन दुर्घटना कैसे हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप मैप के जरिए देख सकते हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो थी वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी। मोतीगंज झिलाही के बीच ये हादसा हुआ, जो लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर है और गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं लखनऊ गोरखपुर के बीच सबसे बड़ा स्टेशन गोंडा ही है और इस ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए। और इस पूरी खबर पर गोंडा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। ट्रेन एक्सीडेंट साइट के बाद रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप देखिए जो कोच जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसको जेसीबी लगा करके पलटा जा रहा है, ताकि जो ट्रैक है वो ट्रैक साफ़ किया जा सके। और यहाँ से एक एक करके इन डब्बों को पहले साइड में हटाया जाएगा और हटाए जाने के बाद फिर जो सबसे पहले जो अपलिंक है जो ट्रैक की उसको शुरू किया जाएगा और उसके बाद फिर जो डाउन लिंक है जहाँ पर घटना हुई है उसको पहले ठीक किया जाएगा, क्योंकि पटरियाँ उखड़ चुकी हैं और उसके ठीक करने के बाद इसको शुरू किया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फ़िलहाल रेल प्रशासन का ये प्रयास है कि जो अपलिंक है जिसको क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, बगल की लाइन है, उसको सबसे पहले शुरू किया जाए। और इसी वजह से जो बगल की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है उस पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है और वो तभी संभव है जब इन डब्बों को हटाया जाएगा। तो ये तस्वीरें देखिए कि चूँकि ये जो कोचेज़ हैं ये बहुत भारी हैं, इसलिए 2-2 जेसीबी लगा करके इन्हें पलट करके हटाने का जो काम है वो फ़िलहाल रेल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और जब ये हट जाएंगी इसी तरीके से जो सारे डब्बे हैं उन्हें हटाया जाएगा और उन्हें हटाने के बाद फिर जो रेस्टोरेशन का काम है वो शुरू किया जाएगा। तो फ़िलहाल रेस्टोरेशन जितनी जल्दी हो, रेलवे प्रशासन की ये कोशिश है। आगे बढ़ते हैं और अब बात विवादित प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की, जिनकी मां मनोरमा खेडकर किसानों को बंदूक से धमकाने के मामले में गिरफ्तार कर ली गई हैं। पिछले कुछ दिनों से मनोरमा और दिलीप खेडकर गायब थे। महाड़ के एक लॉज में मनोरमा छुपी हुई थी। पिछले 7 दिनों से पुणे पुलिस से छुप रही मनोरमा खेडकर आज पुणे पुलिस के हाथ आ गई। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को आज पुणे पुलिस ने महाड़ से पकड़ा। मनोरमा खेडकर को पुणे कोर्ट ने 2 दिन पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। मनोरमा खेडकर के खिलाफ पिछले शुक्रवार को कोर्ट पुलिस स्टेशन में किसानों को बंदूक से धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर फरार हो गए थे। मनोरमा रायगढ़ किले के नीचे एक लॉज में छुपी थी। पुणे ग्रामीण पुलिस ने सुबह तड़के उसे पकड़ा था। पुणे पुलिस ने जीपीएस को ट्रैक करके मनोरमा के ठिकाने का पता लगाया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और दिलीप खेडकर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुणे ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में पिछले शुक्रवार को 12 तारीख को एक गुना रजिस्टर किया गया था, जिसमें कि जो महिला आरोपी है उनको पुलिस ढूंढ रही थी और उनको आज रायगढ़ जिले के महाड़ तहसील का जो एक एरिया है हिरकनीवाड़ी, उस परिसर में से आज सुबह उनको डिटेन किया गया है। उनको अभी पौड़ पुलिस स्टेशन लाया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू है। अब पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर के भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र सरकार में कार्यरत रहते हुए 2 बार निलंबित किया गया था। दिलीप खेडकर को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशक के रूप में 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहा गया था। दिलीप खेडकर को पहली बार 2018 में निलंबित किया गया था। फरवरी 2020 में उन्हें रिश्वतखोरी और बुरे आचरण के लिए निलंबित किया गया था। 2015 में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में
खेडकर पर 300-400 छोटे उद्यमियों ने परेशान करके पैसे वसूलने का आरोप लगाया था। 2018 में जब वो कोल्हापुर में थे तब उन पर आरोप लगे कि लोकल कारखानों से पानी और बिजली की बहाली के लिए 25,000 से 50,000 रुपए मांगे थे। 2019 में भी एक कंपनी ने उन पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आईएएस प्रोबेशनरी पूजा खेडकर का मामला अभी सामने ही आया था कि उनके पीछे पीछे उनके माता पिता के कारनामे भी सामने आने लगे हैं। इन्हीं कारनामों में से एक मनोरमा खेडकर का बंदूक दिखाकर किसानों को डराना था। इस मामले में मनोरमा खेडकर की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं पिता दिलीप खेडकर की तलाश पुणे पुलिस कर रही है, जो कि एक अज्ञात ठिकाने को अपना जगह बनाकर छुपे हुए हैं। कैमरामैन सागर शिर्के के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली के C60 कमांडो ने बुधवार को 12 नक्सलियों को मार गिराया। गढ़चिरौली पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने दावा किया है कि इस कार्रवाई के बाद अब उत्तर गढ़चिरौली में एक भी हथियारबंद नक्सली नहीं बचा है। C60 जवानों की इस सफलता पर खुश होकर राज्य सरकार ने 51 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। यह है जाबाज C60 कमांडो। इन 200 कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना घने जंगल में भारी बारिश के बीच हथियारबंद नक्सलियों से लोहा लिया। छत्तीसगढ़ सीमा के करीब वांडोली इलाके में तकरीबन 6 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सली मार गिराए। गढ़चिरौली पुलिस की माने तो इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों की कमर इस कदर टूट गई है कि उत्तर गढ़चिरौली में उनका अब एक भी हथियारबंद नक्सली नहीं बचा है। सबसे हर्ष की बात यह है कि उत्तर गढ़चिरौली में केवल 2 आर्म्ड फॉर्मेशंस अभी शिल्लक रह गए थे, जिसमें टिपागढ़ दलम और चांदगांव कसनसुर दलम थी। और कल के इस अभियान में मुठभेड़ में ये पूरी दलम, दोनों टिपागढ़ दलम के 5 सदस्य और चांदगांव कसनसुर दलम के 7 सदस्य, कुल 12 के 12 सदस्यों का कल खात्मा गढ़चिरौली पुलिस ने किया है। और ये बताने में हर्ष हो रही है कि उत्तर गढ़चिरौली में अभी आज के दिन में एक भी सशस्त्र माओवादी की कुछ भी कोई भी बचा नहीं है। और पूरी उत्तर गढ़चिरौली से माओवादी चळवळ का, माओवादी संगठन का हमने निपटारा किया है कल के अभियान के बाद। मारे गए 12 नक्सलियों में 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। ये सभी माओवादियों के वरिष्ठ कैडर के लोग थे और इन पर 300 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी पर 86 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसमें 3 अति वरिष्ठ कैडर, जिसमें डिविजनल कमेटी मेंबर योगेश तुलावी जो चांदगांव कसनसुर दलम का इंचार्ज था, लक्ष्मण एलियास विशाल आतरम जो जॉइंट कोरची टिपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था, और प्रमोद कचलामी जो डिविजनल कमेटी मेंबर और टिपागढ़ एलओएस का इंचार्ज था। ये 3 डिविजनल कमेटी मेंबर, 4 एरिया कमेटी मेंबर और 5 प्लेटून मेंबर, ये इनका समावेश है। गढ़चिरौली पुलिस के मुताबिक खुफिया सूचना मिली थी कि 28 जुलाई से शुरू होने वाले नक्सल सप्ताह के दौरान बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ सीमा के पास वांडोली गांव में 12 से 15 हथियारबंद नक्सली डेरा डाले हुए हैं। सूचना मिलने के बाद डीवाईएसपी विशाल नागरगोजे के नेतृत्व में C60 की 7 टीमों में 200 कमांडो को नक्सलियों की तलाश में रवाना किया गया। C60 कमांडो टीम का गठन साल 1990 में हुआ था। गढ़चिरौली जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक KP रघुवंशी ने तब नक्सलियों से लड़ने के लिए सामान्य पुलिस बल से अलग एक कमांडो दल बनाया था। उस पहली टीम में 60 कमांडो थे, इसलिए उसे नाम दिया गया C60। इतने सालों में कमांडो की संख्या बढ़कर सैकड़ों हो गई है, लेकिन नाम अब भी C60 ही बना हुआ है। एक तो जंगल, ऊपर से बारिश, 5 उफनती नदियां पार करते हुए कमांडो जैसे ही नक्सलियों के करीब पहुंचे, नक्सलियों ने अपनी बंदूक का मुंह उनकी तरफ खोल दिया। बदले में जवानों ने भी गोली चलाई। 6 घंटे चली मुठभेड़ में आखिरकार 12 नक्सली ढेर हो गए। दिन के 1 बजे से शाम के 7 बजे तक गोलीबार चलती रही और शाम में अंधेरा होने के बाद कुछ माओवादियों ने इसका फ़ायदा लेकर के वो जंगल से भागने में सफल हुए। तो एरिया सर्च में जब रात में हमारे लोगों ने एरिया सर्च किया तो उसमें हमें 12 माओवादियों के मृतदेह मिले हैं। पुलिस ने मौके से 11 बंदूकें बरामद की हैं, जिनमें 3 AK-47 के अलावा 7 ऑटोमेटिक मशीन गन हैं। साथ में बड़ी संख्या में कारतूस और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में C60 कमांडो टीम के PSI सतीश पाटिल, 2 जवान शंकर पोटावी और विवेक सिंगोले घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जंगल से बाहर निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की तबीयत खतरे से बाहर है। खास बात है कि जब ये मुठभेड़ चल रही थी तब राज्य के 2 उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जिले में ही एक इस्पात कारखाने का भूमि पूजन कर रहे थे। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी सफलता के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जहां सुरक्षा जवानों की सराहना की,
वहीं गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। 12 माओवादी मारले गेले आहेत। 12 माओवादी मारे गए हैं, उनके शव मिले हैं। मैं गढ़चिरौली पुलिस को दिल से बधाई देता हूं और पिछले कुछ सालों में ये सबसे बड़ा इनकाउंटर होने की वजह से मैं गढ़चिरौली पुलिस को 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा करता हूं। हा सगळ्यात मोठा एन्काउंटर असल्यामुळे, हा सगळ्यात मोठा ऑपरेशन असल्यामुळे महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित सिर्फ एक जिला बचा है, वो है गढ़चिरौली। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे इस जिले में नक्सलवाद के सफाई के लिए सरकार और सुरक्षा बल एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों में 80 नक्सली मारे जा चुके हैं, 102 गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 29 समर्पण कर चुके हैं। गढ़चिरौली से नरेश सहारे और मुंबई से कैमरामैन सुनील खंखरियाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इन दिनों लगभग हर फोन कॉल पर हर आदमी कम से कम एक बार तो ये कहता सुना ही दिया जाता है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या फिर नहीं। और ऐसा कहते हुए कई बार एक ही बात फोन पर दोहरानी पड़ जाती है, क्योंकि आपकी आवाज कई बार कटती है, कई बार फोन ही कट जाता है। इसे ही कहते हैं कॉल ड्रॉप। तमाम मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने अपनी दरें 10 से 25% तक बढ़ा दी है, तो आपके पास भी कोई चारा नहीं है बढ़ा हुआ बिल भरने के अलावा। लेकिन क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? देखिए अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। फोन पर बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई हो रही है? क्या पता आपने किसी अपने को कॉल मिलाया हो और घंटी गई कि कॉल ड्रॉप हो गई, या फिर कॉल कनेक्ट ही ना हुआ हो। मोबाइल की दुनिया में ये एक ऐसी समस्या है जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहां तो 4G का 5G करने में देश जुटा है और कहां लोग बार बार मोबाइल की तरफ देखते हैं कि जिससे बात कर रहे हैं वो लाइन पर है भी कि नहीं। जैसे मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो वो कॉल लगता नहीं है या कॉल फेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे को स्विच करना पड़ता है नॉर्मल कॉल से व्हाट्सएप कॉल वगैरह। कॉल मिलाते हैं, कॉल लगती नहीं है, या फिर आप जिस एरिया में वहाँ नेटवर्क नहीं मिल पाता। बहुत ट्रैफिक बढ़ने की बहुत दिक्कत आई है आजकल। कभी कभार अपनी आवाज़ आपको वापस सुनाई देती है। मतलब 5G जो आया है पर वो चीज़ मिल नहीं रही। जनरली ऐसा होता है या तो कॉल लगता ही नहीं है, रिंग नहीं जाती, या तो फिर कॉल उठपिक होता है बट वॉइस नहीं आती, या वॉइस आती है बट वो 1-2 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है। ट्राई भी ऐसे कॉल ड्रॉप या बंद हो जाने की घटना को चिंताजनक बताता है, लेकिन सवाल है कि इससे निपटने के लिए किया क्या। मोबाइल फोन कंपनियों ने टैरिफ तो बढ़ा दिया है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की समस्याएं बरकरार हैं। इसी को लेकर लोकल सर्कल्स कंपनी ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 9 लोगों को कॉल कनेक्शन और कॉल ड्रॉप की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हर 10 में से 4 के 20% से अधिक कॉल ड्रॉप हो रहे हैं। हर 3 ग्राहक वाईफाई कॉल का उपयोग कर रहे हैं। 41% उपभोक्ताओं की कॉल शुरू होने के 30 सेकंड्स के अंदर ही कट जाती हैं। जाहिर है कि ये सर्वे मोबाइल नेटवर्क को लेकर एक गंभीर चिंता की घंटी बजा रहा है। एक तो है समस्या कॉल ड्रॉप की, दूसरा है कॉल कनेक्शन की। अगर कवरेज ही बराबर नहीं है तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होगा तो ड्रॉप क्या होगा। तो वो दोनों तकलीफें जो हैं वो बहुत हमारे पास पिछले साल भर से काफी सारे लोगों के कंप्लेंट्स आए इस मुद्दे को लेके। तब हमने ये सर्वे किया और ये सर्वे हम करते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो पहला मुद्दा तो ये निकल के आया सर्वे में कि ये प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। 5G के डिप्लॉयमेंट के बाद भी थोड़ा माइनर इंप्रूवमेंट हुआ है, पर वो नहीं जो कि ऑपरेटर्स क्लेम कर रहे हैं। टेलीकॉम एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कॉल म्यूटिंग यानी दूसरी तरफ से आवाज नहीं आना और कारप्लिंग यानी फोन में शोर सुनाई देना जैसी 2 समस्याओं का सामना भी यूजर्स कर रहे हैं। ये समस्या इसलिए भी बड़ी है कि इसको तो कॉल ड्रॉप में भी नहीं गिना जाता। मोबाइल कंपनियों के पास इस समस्या से निपटने के लिए जरूरी उपकरण ही नहीं है। मोबाइल सर्विसेज की क्वालिटी बहुत ख़राब है। ऑपरेटर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। जो रेगुलेटर है ट्राई, वो अच्छी तरह से इसको मॉनिटर नहीं कर रहा है, एनफोर्स नहीं कर रहा है। उनको भी मालूम है कि क्या हो रहा है सिस्टम में, कैसे ऑपरेटर्स रेगुलेटर को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कायदे से इसका जवाब ट्राई को देना है। एनडीटीवी इंडिया ने ट्राई के सामने ये सवाल रखे हैं, लेकिन अब तक
कोई जवाब नहीं मिला है। हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी की है। बावजूद इसके यूजर्स को कॉल कनेक्शन से लेकर कॉल ड्रॉप तक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि नियामक संस्थान ट्राई इस मामले में ध्यान देगा और कुछ कार्रवाई करेगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी हुई। श्रीलंका टूर के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हो गई है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाएंगे। वनडे में रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे, लेकिन T20 के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे और शुभमन गिल उप कप्तान बनाए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विमल मोहन। जिस बात की उम्मीद थी, पहले से लोगों को क्रिकेट सर्किट में अंदाज़ा था कि सूर्य कुमार यादव को ही कप्तान बनाया जाएगा और वो बनाया गया है। और जाहिर तौर पे जो एक फ्यूचरिस्टिक फैसला इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि वनडे में और जो मैच होंगे 3 वनडे जो वहाँ होंगे, वहाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी कर रहे हैं और वनडे में वो बने रहेंगे। लेकिन जो आगे की जो प्रक्रिया है एक तरह से सूर्य कुमार यादव की, और क्या शानदार रिकॉर्ड है उनका, कैच सबको याद होगा जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था। 4 शतक है उनके T20 में, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि 5 शतक का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के नाम। बहुत सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम हैं और एक फ्यूचरिस्टिक फैसला लिया गया है। टीम को तैयार करने की कोशिश की गई है और आने वाले जो टूर्नामेंट्स होंगे अगले 2 साल बाद जो वर्ल्ड कप होगा, एक तरह से उन सब की एक तरह से तैयारी की गई है। और ये माना जा रहा था, हार्दिक पांड्या भी रेस में थे, लेकिन सूर्य कुमार यादव के नाम पे मुहर लगती हुई नजर आ रही थी और वही फैसला लिया गया। और शुभमन गिल, जैसा आपने बताया, जिम्बाब्वे के दौरे पे 4-1 से भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, उन्हें एक टीम का उप कप्तान बनाया गया। तो जैसा मैं कह रहा था, फ्यूचरिस्टिक फैसला है और टीम को एक तरह से बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबवेंशन स्कीम के तहत फ्लैट बुक करने वाले होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अपने फ्लैट्स का कब्जा नहीं पाने वाले कई होम बायर्स को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि EMI पेमेंट के संबंध में बैंकों या बिल्डरों द्वारा उनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चेक बाउंस के मामलों में घर खरीदारों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी। 14 साल से हम लोग अपने आशियाने के लिए लड़ रहे हैं। जो सबवेंशन स्कीम था, एक तरह से इसको पोंजी स्कीम, RBI ने इसको पोंजी स्कीम माना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है सो लोगों को भ्रमित करता था। सैकड़ों हजारों लोग हैं जो कि इस स्कीम के अंतर्गत फंसे हुए हैं और आज भी परेशान हैं, क्योंकि बिल्डर उनका भुगतान नहीं कर रहा है और वो न्यायिक लड़ाई लड़ रहे हैं। होम लोन की EMI के बोझ तले दबे तमाम लोगों को ना तो घर मिल रहा है और ना ही पैसा मिल रही है, तो सिर्फ परेशानियां। बिल्डर ने घर बनाया नहीं, EMI चल रही है उनकी, बैंक कोई राहत देने को तैयार नहीं है, बिल्डर सपोर्ट करने को तैयार नहीं है और वो प्रोजेक्ट वहीं पड़े हैं, NCLT में चले गए। अब जो लोन मिला था बिल्डर को वो तो खा गया, बायर्स का उसमें कोई सही नहीं था, बायर्स के हिस्से EMI आई है। और ये सदी का सबसे बड़ा स्कैम है इधर, क्योंकि इसमें जो भी कंडीशंस थे वो बायर्स के फेवर में एक भी नहीं था। आम लोग मेहनत की कमाई को जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां पैसे भी निकल जाते हैं और घर भी नहीं मिलता है। दिल्ली NCR में ऐसे ही कई लोग अब भी बैंकों और बिल्डरों की धांधलियों में फंसे हुए हैं। ये बेसिकली सबवेंशन स्कीम्स हैं, ये लुक्रेटिव स्कीम्स हैं जो बैंक्स और बिल्डर्स ने एक साथ दी थी। तो बैंक्स और बिल्डर्स ने एक साथ मिलजुल के ये स्कीम्स दी कि आप हमको पहले 10% अपने पास से दीजिए और 90% ये हमारा प्रेफर्ड बैंक है, ये आप हमको डिसबर्स कर देगा। इसमें जो प्री EMI होगी वो बिल्डर ने कहा कि वो खुद पे करेगा जब तक पोजीशन नहीं मिल जाता। अब क्या है कि बिल्डर ने कुछ टाइम तक तो पेमेंट करी, 1-2 साल, उसके बाद उन्होंने पेमेंट नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन लोग अभी भी अपने आशियाने को हासिल करने की जंग कोर्ट में लड़ रहे हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। देखना ये होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या निर्णय लेता है। नोएडा से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।